जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। तो पर्सनैलिटीज़ की चर्चा की जाएगी। राजस्थान में जितने भी इंपॉर्टेंट लोगों ने इतिहास में अपना योगदान दिया है, राजस्थान का नाम जो है वो ऊंचा कराया है, उन सभी पर्सनैलिटीज़ को अपन इंक्लूड करते हुए चलेंगे। और पहले व्यक्ति जिनकी आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वो है मयूर ध्वज निहाल चंद। तो अगर हम बात करें ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग द्वारा किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, तो वो थे निहाल चंद। निहाल चंद से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग का क्या नाम था? मोनालिसा ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है भाई? बनी ठनी की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर हम बात करें कि निहाल चंद किसके समकालीन थे या किसके दरबारी थे, तो अपने को याद रखना है किशनगढ़ के महाराजा सावन सिंह के ये दरबारी थे। तो सारे के सारे फैक्ट्स को एक पॉइंट बाय पॉइंट चलते हुए चलते हैं कि भाई क्या किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड थे, और किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पहुंचाने वाला जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? निहाल चंद को जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबारी थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सावंत सिंह के दरबारी थे। निहाल चंद ने सावंत सिंह तथा उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में जो है वो चित्रित किया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि सावंत सिंह का पेन नेम क्या था, कि भाई वो बड़े ही साहित्यिक व्यक्ति थे, उनका पेन नेम क्या था, तो अपने को नाम याद रखना है। सावंत सिंह को नगरी दास के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनाई हमारे निहाल चंद ने, उस पेंटिंग का नाम है बनी ठनी, जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं। पर मुझे आप लोग बता दो कि बनी ठनी जो है इसको भारतीय मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा। एरिक डिक्सन ने कहा, एरिक डिक्सन। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि ये किशनगढ़ शैली को अगर हम बढ़ेंगे कि इसका प्रभाव बढ़ाने के अंदर लोगों तक ये पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है, तो किसको? एरिक डिक्सन और फयाज अली को जो है वो ये श्रेय जाता है। तो निहाल चंद की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी वागड़ की मीराबाई, या हम बात करें गवरीबाई की। तो बात कर लेते हैं गवरीबाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये रहने वाली थी डूंगरपुर की, और इनका जन्म होता है डूंगरपुर के एक नागर ब्राह्मण परिवार में। कृष्ण भक्त की कवियत्री थी, इस वजह से इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इनके लिए किसी ने कोई मंदिर बनाया, तो हाँ भाई, डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह जी ने गवरीबाई के लिए एक मंदिर बनाया था। कब? 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किया था। किसके लिए? गवरीबाई के लिए। तो पूछ लिया जाए कि वागड़ की मीरा कौन है, तो गवरीबाई है। और इनसे रिलेटेड जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वो कौन सा है? तो भैया बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है। क्लियर हो गई बात? गवरीबाई क्लियर है, निहाल चंद क्लियर है। गवरीबाई के बाद अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, जो कि अपने दुर्सा हाड़ा। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले दुर्सा हाड़ा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। दुर्सा हाड़ा अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए तो फेमस है ही, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि दुर्सा हाड़ा जो थे वो किसके समकालीन थे, तो भैया अकबर के समकालीन थे। और इतने वीर व्यक्ति थे कि अकबर के सामने, अकबर स्वयं के सामने इन्होंने महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के देश प्रेम का यशोगान किया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि जो दुश्मन है उसके सामने इन्होंने इतना बड़ा यशोगान किया, तो कितने ज्यादा वीर पुरुष रहे होंगे। दुर्सा हाड़ा ने कौन कौन सी रचनाएं करी, उसके ऊपर नजर डाल देते हैं कि दुर्सा हाड़ा की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है। विरुद्ध छत्तरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दूहा जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? तो दुर्सा हाड़ा की। किसके समकालीन थे? तो भैया अकबर के समकालीन थे। और साथ साथ में इन्होंने अकबर के सामने जो है वो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के यशोगान की बात रखी थी अकबर के सामने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो वो है अपने दयाल दास। बड़े इंपॉर्टेंट कवि हैं। हम बात करें कि अगर बीकानेर के इतिहास को पूरी तरीके से कंपाइल करने का श्रेय किसी को जाता है, तो दयाल दास को जाता है। और दयाल दास की जो फेमस किताब है वो कौन सी है? दयाल दासरी ख्यात। तो दयाल दास के बेसिक जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं कि 1798 में इनका बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में जो है वो जन्म होता है। और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है वो दयाल दास की ख्यात है। और दयाल दास की ख्यात किस चीज के ऊपर है या इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? तो भाई राठौड़ों की उत्पत्ति के ऊपर है। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर जो है दयाल दास की ख्यात लिखी गई है। और महाराजा सरदार सिंह के राजरोहण तक का इतिहास जो है इस पूरी की पूरी दयाल दास की ख्यात में आपको देखने को मिलता है। दयाल दास की जो ख्यात है वो पूरे के पूरे बीकानेर राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और साथ साथ में आर्थिक व्यवस्था को हमें बताने की कोशिश करती है। ये जो ख्यात है बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने हेतु, मुगल मराठाओं के राठौड़ों के साथ संबंध, फरमान, साथ साथ में निशान आदि के लिए राजस्थानी अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किताब है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट रचना है तो वो है दयाल दास की ख्यात। और अगर अब मैं पूछूं कि मारवाड़ की जो इंपॉर्टेंट रचना है, जो मारवाड़ की भौगोलिक के साथ साथ में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति हमें बताती है, तो वो कौन सी है? तो हमें याद रखना है मुणोत नैन्सी द्वारा लिखी गई कौन सी? मारवाड़रा परगनारी विगत। वो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है श्यामल दास। भाई बीकानेर के तो हो गए अपने दयाल दास, और उसी तरीके से मेवाड़ के कौन हो गए? श्यामल दास। बड़े इंपॉर्टेंट कवि थे, कविराज की इनको उपाधि दी गई थी। इनके बेसिक जीवन परिचय से स्टार्ट करते हैं कि भाई महाराणा शंभू सिंह व उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के ये दरबारी कवि थे। इनका जन्म होता है 1836 में। कहां होता है? तो धोकलिया भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि मेवाड़ महाराजा शंभू सिंह के आदेश से ही इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो कि इनकी इंपॉर्टेंट प्रमुख किताब है जिसका नाम है वीर विनोद। अगर हम बात करें कि श्यामल दास को कौन कौन सी उपाधियां मिली, तो हम देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने तो इनको केसरे हिंद की उपाधि दी और मेवाड़ महाराणे ने इन्हें कविराज की उपाधि दी। इसी वजह से बड़ा नाम फेमस है कविराज श्यामल दास। कविराज तो इनकी उपाधि हो गई और श्यामल दास इनका नाम हो गया। अब आप तीन चीजों पर याद करो। मारवाड़ का इतिहास जाना है तो हमने क्या देखा? मुणोत नैन्सी। हमें बीकानेर का इतिहास जानना था तो क्या देखा? दयाल दास। अगर हम बात कर लेते हैं मेवाड़ के इतिहास की, पूरे के पूरे मेवाड़ के इतिहास की, मेवाड़ हिस्ट्री की, तो हमें देखते हैं श्यामल दास द्वारा लिखी गई किताब कौन सी? वीर विनोद, जो पूरी की पूरी मेवाड़ के प्रशासनिक ऐतिहासिक तौर पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन सभी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कराती है। आगे बढ़ते हैं और श्यामल दास के बाद अपन बात कर लेते हैं हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर राजस्थान का सबसे ऑथेंटिक इतिहास किसी ने लिखा है तो वो है भैया हीराचंद ओझा, राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता। इनका जन्म होता है 1863 ईस्वी में। कहां? रोएड़ा, जो कि आपके स्थित है सिरोही के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्हें प्राचीन लिपियों का बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान था, और प्राचीन लिपियों का ज्ञान होने की वजह से ही ये कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट को इंटरप्रीट करने के अंदर जो है इनको महारत हासिल हो गई। क्या पॉइंट है देख लेते हैं। प्राचीन लिपियों के ज्ञाता होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला जो है वो नामक ग्रंथ लिखा, और अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय साथ साथ में राय बहादुर की उपाधि दी। अगर पूछ लिया जाए हीराचंद ओझा की अगर हम बात करें कि इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो लिखा गया वह भारतीय प्राचीन लिपि माला। और राजस्थान की जितनी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है उन सभी के ऊपर इन्होंने कमेंट्रीज लिखी है, कई सारे ऐतिहासिक सोर्सेज को इन्होंने इंटरप्रीट करके और अपनी बुक्स लिखी है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे भारतीय प्राचीन लिपि माला इनसे रिलेटेड है। उपाधि पूछ ली जाए तो महाउपाध्याय, और साथ साथ में हम देख लेते हैं कि राय बहादुर की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी। तो गौरी शंकर हीरानंदन ओझा के बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, जो कि है बावजी चतुर सिंह। बावजी चतुर सिंह का जन्म होता है 1879 में मेवाड़ के अंदर, और ये एक तरीके के लोक संत के तौर पे फेमस है। लोक संत चतुर सिंह, बावजी चतुर सिंह का जन्म होता है 1879 में, साथ साथ में मेवाड़ के कारजली गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें बावजी चतुर सिंह द्वारा कोई इंपॉर्टेंट रचनाएं करी गई है तो कौन कौन सी रचनाएं? एक तो है भगवत गीता के ऊपर गंगांजलि टीका, परमार्थ विचार, सांख्य तत्व की समाज टीका और अलख पचीसी नाम की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो इनके द्वारा लिखी गई है। बावजी तो इनका इंपॉर्टेंट पेन नेम है, या हम कहें कि इनको एक तरीके की उपाधि दी गई। और अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1929 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। अगर हम पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के प्रमुख लोक संत के तौर पे कौन फेमस है, तो अपन को याद रखना है बावजी चतुर सिंह का नाम याद रखना है, और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। बावजी चतुर सिंह के बाद अपन बात कर लेते हैं बीरबल सिंह की। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बीरबल सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। आपने बीरबल सिंह का नाम जो है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान सुना था, लेकिन आपने देखा था कि बावजी चतुर सिंह के बाद अपन बात कर लेते हैं बीरबल सिंह की। तो बीरबल सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले, लेकिन आप याद करो बीकानेर प्रजामंडल को। बीकानेर प्रजामंडल जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया था 17 जुलाई को। कौन सा दिवस था वो? तो बीरबल दिवस था। अब आज हम जिस प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जिस प्रमुख व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो है बीरबल सिंह, उसी दिवस से जाने जाने वाले बीरबल सिंह। शहीद बीरबल सिंह की क्या कहानी है, कहां उनका जन्म हुआ और क्या उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा करते हुए अपन सबसे पहले बेसिक जीवन परिचय देते हैं कि भाई गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में इनका जन्म हुआ और ये बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। अब मुझे बताओ कि बीकानेर प्रजा परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो रघुवर दयाल गोयल, याद कर लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है रघुवर दयाल गोयल। अब क्या हो रहा था वो ध्यान से सुनो। 1 जुलाई 1946 को एक यात्रा निकाली जा रही थी। क्यों निकाली जा रही थी? क्योंकि सामंती व्यवस्था के खिलाफ
और जिस तरीके से उत्तरदायी शासन होए इस मांग की जो है वो यात्रा निकाली जा रही थी। बीरबल जो है वो अपने हाथ में झंडा पकड़े पूरी तरीके से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इतने में देखते हैं कि अधिकारियों की घबराहट की वजह से वहां पर गोली चल जाती है और वो गोली लगती है बीरबल सिंह को। बीरबल सिंह उसी गोली से शहीद हो जाते हैं और इसी वजह से बीकानेर प्रजामंडल के अंदर जो है वो बीरबल दिवस मनाया गया। सारी कहानी को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सामंती अत्याचार का विरोध करने और साथ साथ में नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु आंदोलन के अगुवा थे और 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन हाथ में तिरंगा झंडा लिए कार्यस्थल पर पहुंचे। कौन? बीरबल सिंह। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्टेशन की ओर बढ़ने लगे और इस स्टेशन की ओर बढ़ने की वजह से अधिकारियों के मन में जो है वो शंका होने लगी। घबराकर कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों ने गोली चला दी और इन्हीं में से एक गोली जो थी वो किसको लगी? बीरबल सिंह को लगी और इन्होंने बीरबल सिंह को गोली लगते हुए भी इन्होंने अपने हाथ में तिरंगा जो पकड़ा हुआ था वो गिरने नहीं दिया। तो आप सोचो कि बीरबल सिंह की इस शहादत को हम सभी को याद रखना चाहिए और अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे याद रखना है कि बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को जो है वो बीरबल दिवस मनाया गया। घायल अवस्था में बोले झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बीरबल सिंह की शहादत के बाद अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे एक ऐसे कवि जिन्होंने राजस्थान का नाम बढ़ाया। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपन बात करने वाले हैं विजयदान देथा की। विजयदान देथा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय। तो जन्म इनका 1 सितंबर 1926 को होता है। कहां पर? तो बोरुंडा जोधपुर के अंदर। बात कर लेते हैं विजयदान दिथी, जिनका नाम जो था अगर हम कहें उपनाम जो किस नाम से फेमस थे तो बीजी नाम से जो फेमस होने वाले व्यक्ति विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? आपने इन रचनाओं को कहीं ना कहीं कभी कभी सुना होगा। आपने चौधराइन की चतुराई पढ़ी है, आपने अलेखू पढ़ी है, हिटलर पढ़ी है। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं उसका श्रेय जाता है विजयदान देथा को। तो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं? बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, इसके अलावा चौधराइन की चतुराई, दुविधा और साथ साथ में अलेखू और हिटलर। ये इनकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। विजयदान देथा को श्रेय जाता है रूपायन संस्था के सह संस्थापक के तौर पे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रूपायन संस्था के संस्थापक कौन है तो अपने याद रख लेना है किसका नाम? कमल कोठारी का नाम। कोमल कोठारी का नाम, कमल कोठारी का नाम याद रखना है। रूपायन संस्था बोरुंडा के सह संस्थापक कौन है? तो भाई विजयदान देथा। और इनका उपनाम क्या है? तो इनको बीजी उपनाम से ये जो है वो बड़े फेमस है। विजयदान देथा के अब कुछ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि भाई इतने इंपॉर्टेंट साहित्यिक व्यक्ति हैं तो पुरस्कार भी कई सारे मिले होंगे। पद्मश्री विजयदान देथा को और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाषा परिषद पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार जो है वो विजयदान देथा को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मणि कौल ने इनकी इंपॉर्टेंट रचना के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो फिल्म भी बनाई है, तो वो दुविधा फिल्म बनाई और साथ साथ में अमोल पालेकर ने जो है वो पहली फिल्म बनाई किसकी? विजयदान देथा की इंपॉर्टेंट रचना के ऊपर। विजयदान देथा के बाद अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक व्यक्ति जो कि है हमारे कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि आपने कभी ना कभी राजस्थान का एक बड़ा प्रचलित लोकगीत है जिसका नाम है क्या? धरती धोरारी। तो जो धरती धोरारी है उसकी रचनाकर्ता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। इसके अलावा महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज का जो कंपैरिजन किया है उन्होंने पाथल और पीथल के अंदर, वो भी बड़ा फेमस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साहित्यिक स्रोत के तौर पे या साहित्यिक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पे बात कर लेते हैं अपन कन्हैयालाल सेठिया की। तो कन्हैयालाल सेठिया का लोकप्रिय गीत कौन सा है? धरती धोरारी। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि इनके द्वारा एक और लिखा गया इंपॉर्टेंट रचना है पाथल और पीथल। इनका जन्म होता है 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ में जो कि आपके चूरू में स्थित है। अगर बात की जाए कि कन्हैयालाल सेठिया का पहला इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है तो वो है वन फूल। और हम बात करें अग्निवीणा। अग्निवीणा ऐसा इंपॉर्टेंट ग्रंथ था जिसने कन्हैयालाल सेठिया के ऊपर जो है वो राजद्रोह का केस लगा दिया था। इंडिपेंडेंस या हम बात करें सेडिशन का केस लगा दिया था। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में शामिल करने हेतु इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट संघर्ष किया था। आपने राजस्थान का इंटीग्रेशन देखा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से लेटर स्टेजेस में आबू और देलवाड़ा को किसी तरीके से रियासती सरकार ने गुजरात एजेंसी या बॉम्बे स्टेट के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया था। पर आबू और देलवाड़ा या हम कहें सिरोही के जितने भी लोग थे वो गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में पूरी तरीके से इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके थे कि भाई हमें तो राजस्थान में जुड़ना है। इन लोगों में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान दिया। हल्दी घाटी की चतुशताब्दी समारोह 1976 में इनको अवार्ड मिला। साथ साथ में चित्रकूट मेला आदि में इन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारिता दिखाई।
और कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं, तो भैया लीलतास। लीलतास जो है इसके लिए इन्होंने केंद्र साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको मिला, और निर्ग्रंथ के लिए 1988 में इनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 1987 के अंदर इनको शबद के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला, और साथ साथ में 2004 में इनको पद्मश्री मिला। 2008 में कलकत्ता के अंदर जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती। क्वेश्चन कहां से बनेंगे, इंपॉर्टेंट रचनाओं से। जन्म से डेथ से क्वेश्चन इतने नहीं बनते, अपने रचनाएं याद रखनी है। अगर पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो वो याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रचना के ऊपर ही बनेंगे। आगे बात करते हैं और अपन चलते हैं लोकगीत की मलिका। हम बात करें किसकी, अल्लाह जिला बाई की। अल्लाह जिला बाई की भाई जिस तरीके से पधारो हमारे देश हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। लोकगीत के दौरान हमने मांड गायन की बात की थी, तो भाई हम बात कर लेते हैं केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश की रचयिता कौन, अल्लाह जिला बाई। बहुत ही प्रसिद्ध मांड गायिका है। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि पद्मश्री, और साथ साथ में अगर हम बात करें कि अल्लाह जिला बाई को जो है वो पद्मश्री मिला था 1982 के अंदर। क्यों, क्योंकि इन्होंने लोक संगीत के अंदर अपना विशिष्ट योगदान दिया था। और साथ साथ में 1983 ईस्वी में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा इनको कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला है। तो अल्लाह जिला बाई के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि फेमस मांड गायिका है, और साथ साथ में केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश की रचयिता कौन है, तो भैया अल्लाह जिला बाई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारी गवरी बाई। गवरी बाई के बारे में जिस तरीके से अल्लाह जिला बाई लोक गायक या हम कहें मांड गायन शैली की है, उसी तरीके से गवरी बाई का भी नाम अपने को याद रखना है। 1920 जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है, और साथ साथ में इन्हें जो अपनी संगीत था वो सारा का सारा विरासत में मिला। पूरा का पूरा गवरी बाई का जो परिवार था वो मांड गायन शैली के अंदर बड़ा प्रमुख था। माता पिता दोनों बीकानेर दरबार के संगीत प्रतिभाएं थी, और मॉस्को के अंदर भारत महोत्सव में मांड गायकी द्वारा इन्हें श्रोताओं से सम्मोहित किया। अब आप याद करो कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम बात करें राजस्थान का नाम नहीं, भारत का नाम इन्होंने मॉस्को के अंदर होने वाले एक सम्मेलन के अंदर भी बड़ा उठाया। तो ये बात हो गई आपके किसकी, गवरी देवी की। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सेनाओं से, अपने राजस्थान का पूरी की पूरी सेनाओं में मिलिट्री तौर पर नाम उठाने वाले व्यक्ति पीरू सिंह के बारे में। तो कहानी सुनते हैं पीरू सिंह की, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीरू सिंह की, सारे के सारे फैक्ट्स को समझते हुए चलते हैं। पीरू सिंह का जन्म होता है 20 मई 1918 को रायमपुरी बेरी झुंझुनू में, और 1936 में 6 बटालियन राजपूत राइफल्स में इनकी भर्ती हो जाती है। 18 जुलाई 1938 को CHSM पीरू सिंह ने जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उसको पूरी तरीके से कब्जा करने का काम सौंपा गया, और इस काम को पूरी करने वाले पीरू सिंह को जो है परमवीर चक्र मिला। पहले ऐसे राजस्थानी है जिनको परमवीर चक्र मिला। क्वेश्चन सिर्फ एक बनेगा कि पहले ऐसे कौन से राजस्थानी थे जिनको परमवीर चक्र मिला, तो आंसर क्या होगा भैया, अपने पीरू सिंह को जो है वो राजस्थान के पहले ऐसे परमवीर चक्र विजेता थे, या हम बात करें पहले राजस्थानी थे जिनको परमवीर चक्र मिला। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे मेंबर या हम कहें पर्सनालिटीज के तौर पे मेजर शैतान सिंह। अगर पूछ लिया जाए कि बाणासुर के शहीद के नाम से कौन व्यक्ति फेमस है, तो अपने को नाम याद रखना है भैया मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद के नाम से कौन व्यक्ति फेमस है, तो भैया नाम याद रख लो मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से। जन्म होता है 1 सितंबर 1924 बाणासुर गांव जो कि आपके फलौदी में है, और 17 नवंबर 1962 को जब चीन का युद्ध हो रहा था तो लद्दाख क्षेत्र की चुशमुल चौकी पर इन्होंने आक्रमण किया, और जब चीन की सेना आक्रमण करती है तो इसकी रक्षा करते हुए रक्षा की जिम्मेदारी इनको सौंपी जाती है, और मेजर शैतान सिंह जो थे वो चार्ली कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से मेजर शैतान सिंह ने 120 सैनिकों की टुकड़ी के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया, और साथ साथ में 38 वर्ष की छोटी आयु में 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह ने मातृभूमि के लिए, या हम बात करें हमारी मां भारती के लिए जो है अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मरणोपरांत इनको भी परमवीर चक्र मिला। पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो अपने को याद रखना है पीरू सिंह। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई चीन युद्ध के दौरान राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र जो है वो मिला, तो अपने को याद रखना है भैया क्या, मेजर शैतान सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पे स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम बीरमा। हम बात कर लेते हैं 1921 से 31 तक इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपना जो है वो योगदान निभाया। और अगर हम बात करें जाट समाज के उत्थान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, और इसी चीज के लिए 1932 में सांगरिया हनुमानगढ़ में इन्होंने जाट विद्यालय का संचालन संभाला। 1944 से 56 तक इन्होंने 300 इंपॉर्टेंट वाचनालय पुस्तकालय स्थापित किए। जाट समाज के उत्थान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान जाता है किसको, स्वामी केशवानंद को। किसको भैया, स्वामी केशवानंद को।
नेक्स्ट आ जाता है ऐसे व्यक्ति जिन्हें पत्रकारिता, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, तो वो है भैया झाबरमल शर्मा। मैं बात कर रहा हूं झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? झाबरमल शर्मा। 1905 में दुर्गा प्रसाद मिश्र से इन्होंने पत्रकारिता की दीक्षा ली और इन्होंने कई सारी पुस्तकों का जो प्रकाशन किया, जैसे सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, अरविंद चरित्र, हिंदी गीता तथा रहस्य सार। इसके अलावा आत्मा विज्ञान शिखा और तिलक गाथा टाइप की जो इंपॉर्टेंट किताबें थी वो इन्होंने लिखी। तो अपने याद रख लेना है क्या कि राजस्थान में अगर हम कहें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पत्रकारिता का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, तो वो है अपने झाबरमल शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता, अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार जो कि हमारे आचार्य तुलसी। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने 13 पंथ के 90 आचार्य बने और इन्होंने जो है वो नैतिकता के उत्थान के लिए अनुव्रत आंदोलन जो है पूरी तरीके से चलाया। और इनका मानना था कि भाई इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आचार्य तुलसी थे। अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य तुलसी थे। तो नानेश मुनि का जन्म जो है वो होता है मेवाड़ के अंदर। नानेश मुनि का जन्म होता है मेवाड़ के दाता गांव के अंदर। बचपन का नाम इनका था गोवर्धन और 1952 में इनको जो है गुरु द्वारा आचार्य पद जो है, आचार्य पद की पदवी मिली। इनके नेतृत्व में 10 संतों और 310 यतियों को जैन भगवती की दीक्षा मिली। जैन धर्म के लिए जो है बड़े फेमस व्यक्ति हैं कौन? नानेश मुनि। नानेश मुनि मेवाड़ से रिलेटेड थे। नानेश मुनि जैन धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। आगे बढ़ते हैं। और तो अपने कोमल कोठारी, कोमल कोठारी भाई मैंने आप लोगों को बात बताई थी अभी विजयदान देता की। विजयदान देता सह संस्थापक थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था की जो आर्ट एंड कल्चर के रूप में अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दे रही है राजस्थान में। उस संस्था का नाम था क्या? रूपायन संस्था। बोरुंडा के अंदर स्थापित हुई थी। उस रूपायन संस्था के अगर संस्थापक की बात की जाए तो इन व्यक्ति का हमको याद रखना है जो कि है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी से रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं। 4 मार्च 1929 को इनका जन्म होता है। कोई फैक्ट अपने को इतना ज्यादा याद नहीं रखना, अपने को इंपॉर्टेंट इनके योगदान के ऊपर फोकस करना है। क्या? लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन जो है लगा दिया और 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे के अंदर जो है रूपायन नामक संस्था की स्थापना करी। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इनका योगदान तो जो है वो अविस्मरणीय है, लेकिन अपने को इनके फैक्ट्स के तौर पे क्या रचना करी और क्या इंपॉर्टेंट योगदान है वो याद रखना है। तो कोमल कोठारी के बारे में याद रखना है कि 1960 के जिले में बोरुंदा कस्बे के अंदर इन्होंने रूपायन संस्था की स्थापना करी। सह संस्थापक कौन थे? तो विजयदान देता। उपनाम क्या था उनका? तो बीजी उपनाम से जाने जाते। नेक्स्ट है अपने कृपाल सिंह शेखावत, शिल्प गुरु के नाम से फेमस। ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई और साथ साथ में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। कृपाल सिंह शेखावत, नाम याद रखना है ब्लू पॉटरी। अब मुझे एक बात बताओ कि ब्लू पॉटरी जो है वो कहाँ की फेमस है? तो भैया अपने जयपुर की फेमस है। और ब्लू पॉटरी अब जो है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिले और दूसरे कलर्स भी जो है इस पॉटरी के अंदर इंक्लूड होते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह की कोई ना कोई गजल तो आपने सुनी होगी, प्रख्यात गजल गायक है और इनका ताल्लुक है गंगानगर कस्बे से। जन्म होता है 8 फरवरी 1941 को। एक सिख परिवार में इनका जन्म होता है और मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया। राजस्थान रत्न से जगदीश सिंह जी को जो है वो सम्मानित किया। आगे बढ़ते हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व जो कि है पंडित विश्वमोहन भट्ट। पंडित विश्वमोहन भट्ट 1965 में देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियों को देने का इन्होंने प्रारंभ किया और 1994 में विश्वमोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब आप देखो राजस्थान के एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया, तो वो कौन है? पंडित विश्वमोहन भट्ट। और पंडित विश्वमोहन भट्ट को अगर हम कहें कि उनको श्रेय जाता है एक मोहन वीणा बनाने का। क्या है वो मोहन वीणा? गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय बनाने के लिए इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। मोहन वीणा जो है वो बड़ा फेमस हुआ क्योंकि इसके अंदर गिटार, सितार, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और साथ साथ में 14 तारों को इंक्लूड करके एक मोहन वीणा का निर्माण किया। किसको श्रेय जाता है? तो पंडित विश्वमोहन भट्ट को जो है इसका श्रेय जाता है। आगे बढ़ते हैं। कर्पूरचंद कुलिश। कर्पूरचंद कुलिश राजस्थान पत्रिका के हमारे संस्थापक कर्पूरचंद कुलिश। 1951 में पत्रकार जीवन में इन्होंने प्रारंभ किया अपना और 1956 में संध्याकालीन दैनिक के रूप में इन्होंने राजस्थान पत्रिका का प्रारंभ किया। एक लेख भी लिखते थे जिस लेख का नाम था मैं देखता चला गया और एक हास्य व्यंग से ढूंढाड़ी भाषा के अंदर एक छोटा सा कॉलम लिखते थे जिसका नाम था पोलम पोल। पोलम पोल ये कॉलम जो था वो बड़ा फेमस हुआ
और उनकी साहित्यिक वसीयत के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। किनकी साहित्यिक वसीयत के तौर पे? तो भैया हम याद कर रहे हैं करपूचंद कुलिश की। संस्थापक कौन से अखबार के? राजस्थान पत्रिका के। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डॉक्टर पीके सेठी, जयपुर फुट के जनक। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी। तो अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो जयपुर फुट है, जिसका पूरा का पूरा हम देखें कि पूरे विश्व भर में उसका प्रचार है कि किस तरीके से दिव्यांग भाई बहनों को चलने में सहायता करने वाले जयपुर फुट के जनक कौन है? तो डॉक्टर पीके सेठी। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे रिलेटेड, सवाई मानसिंह विद्यालय में के अंदर ये जो है कार्यरत थे। उनके सहयोगी रामचंद्र के साथ मिलकर 1969 में जो है दिव्यांगों के लिए नकली पैर, जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं, उसको विकसित किया। इनको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला हुआ है, डॉक्टर वीसी राय सम्मान मिला हुआ है और पद्मश्री पुरस्कार से भी ये पूरी तरीके से नॉमिनेटेड हैं। और फॉर वर्ल्ड स्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार जो है इनको मिला है। फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार जो है इनको मिला है। किसकी बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर पीके सेठी की बात कर। डॉक्टर पीके सेठी हमारे जयपुर फुट के जनक। तो भैया ये सारी की सारी बात हो गई राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहें और मिशन ज्ञान के इस परिवार को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।